स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 क्लास 6 साइंस द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। नाउ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जहाँ वो रहते हैं। पहेली एंड बूजो went on vacations to many places of interest. One such trip took them to the river गंगा एंड ऋषिकेश। यानी कि जो पहेली और बूजो हैं वो कई जगह पे गए हैं घूमने की, और एक उनमें से जो जगह है वो है ऋषिकेश। ठीक है, गंगा के पास है वो, रिवर गंगा के पास। दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालय वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड। यानी कि उन्होंने माउंटेन्स पे भी चढ़ाई करी है जहाँ पे बहुत ही ठंडा था। इट वॉज वेरी कोल्ड देयर। दे सॉ मैनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन, ओक, स्पाइन एंड देवदार्स। यानी कि जब वो लोग माउंटेन पे गए तो उन्होंने कई तरह के ट्रीज देखे थे, प्लांट्स देखे थे माउंटेन पे, जैसे कि ओक हो गया, पाइन हो गया, ठीक है, ये सब हो गए। और ये सब एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो उनके घर के पास यानी प्लेन्स होता है, एक तो माउंटेन रीजन होता है, ठीक है, जो पहाड़ों पे होता है। और जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ दिल्ली की या नॉर्थ इंडिया की, तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वहाँ पे प्लेन्स में है, ठीक है, वहाँ ज़्यादा माउंटेन्स नहीं है, तो उसको हम प्लेन बोल देते हैं। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रैवल टू राजस्थान। एक और ट्रिप में राजस्थान गए और उन्होंने कैमल्स पे मतलब सफारी करी और हॉट डेजर्ट से उन्होंने होता है ना कि पूरा ट्रैवल किया, वहाँ भी घूमने का मौका मिला। उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस के प्लांट्स को अपनी ट्रिप से कलेक्ट किया। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच। यानी कि वो बीच के पास गए जहाँ पे क्या था, बहुत सारे ट्रीज थे डॉटेड विद कैजुरीना ट्रीज। While recollecting all the fun that they had on these trip, a thought struck them. यानी कि जब वो सारी जगह घूम रहे थे उनके दिमाग में एक थॉट था जो रुक गया था। All these places were so different from one another. Some were cold, some were hot and dry, and some places so humid, and yet all of them had many organisms of various kind. मतलब कि चाहे वो कितनी ही अलग अलग जगह गए हों, ठीक है, चाहे वो हर जगह एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन जहाँ भी वो गए वहाँ पे हर जगह पे अपने अपने किस्म के ऑर्गेनिजम्स थे जो वहाँ पे रह रहे थे। They tried to think of a place on earth where there may not be any living creatures. उन्होंने सोचने की कोशिश करी कि अर्थ पे ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं है। बूजो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम। बूजो ने देखा, अपने घर के आसपास देखा। इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कबर्ड्स। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हेयर, बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कबर्ड। उसने कबर्ड भी देखा था ये सोच के कि वहाँ पे उसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, बट वहाँ भी उसे एक स्पाइडर मिल गई। तो मतलब हर जगह पे जहाँ भी वो देखा उसने, वहाँ पे उसको कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल गया। घर के बाहर भी अगर बात करें, देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस वेयर ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स। यानी कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे कोई लिविंग क्रिएचर ना मिलता, ठीक है। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। पहेली ने सोचना शुरू किया दूर की जगहों के बारे में भी। She read that people have even found tiny living organism in the opening of volcanoes. यानी छोटे छोटे जीव जंतु जिसे कह सकते हैं, वॉल्केनो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे भी मिलते हैं। तो कहीं पे भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना हो। Organisms and the surrounding where they live. Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations they had visited. यानी कि किस तरह के काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब किस डिफरेंट तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो प्रेजेंट थे ऐसी जगहों पे जहाँ उन्होंने विजिट किया। द डेजर्ट हैड कैमल्स। यानी कि डेजर्ट में कैमल्स थे। माउंटेन में गोट और याक थी। पूरी हैड सम अदर क्रिएचर, क्योंकि वो बीच वाला एरिया था, वहाँ पे क्रैब्स थे बीच पे, एंड कई सारी वेराइटी ऑफ फिश थी वहाँ पे, ठीक है, जो फिशरमैन पकड़ रहा था। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक एंट्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशन। और चींटी जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह पे थे, चाहे वो बीच के पास गए हों, चाहे वो माउंटेन में गए हों, चाहे प्लेन में गए हों, चाहे डिजर्ट में गए हों, आंट हर जगह थी। The kind of plant found in each of these regions were so different from the plants of other region. यानी कि जो भी प्लांट वहाँ थे अलग अलग जगह पे वो एक दूसरे से बहुत अलग थे। यानी कि अगर डेजर्ट की बात करें तो वहाँ अलग टाइप का प्लांट था, अगर हम बात करें माउंटेन की तो वहाँ अलग टाइप का प्लांट था। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के प्लांट्स थे। What about the surrounding in these different region? Were they same? जो सराउंडिंग थी, जो आसपास की जगह थी, क्या वो इन जगह पे सेम थी या अलग थी? नाउ एक्टिविटी दे रखी है कि एक काम करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। हम एक फॉरेस्ट से स्टार्ट करेंगे।
थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर, यानी सारी उन चीज़ों के बारे में सोचो जो वहाँ मिल सकती हैं. लिस्ट देम इन कॉलम 1. अब आप उनको एक जगह पे लिख लीजिए टेबल 9.1 में. लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट फाउंड इन अदर रीजन दैट आर ऑल्सो शोन इन द टेबल. यानी आप क्या करोगे, अलग अलग एनिमल्स, प्लांट जो भी उस रीजन में मिले वो सबको आप टेबल में बना लेंगे, मतलब लिख लेंगे. जैसे कि फॉरेस्ट वाले में फॉरेस्ट में जो मिले, माउंटेन में जो माउंटेन में मिले, सेम वे में जहाँ जहाँ जो भी ऑर्गेनिज्म मिले आप लिख लोगे. यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल टेबल 9.1. और अगर आपको आप नहीं भी घूमे हैं तो इस चैप्टर में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उनको आप फिल कर सकते हैं. अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ आप डिस्कस कीजिए ताकि आपको और एग्जाम्पल मिले. यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरी दैट टॉक ऑफ एनिमल्स, प्लांट एंड मिनरल ऑफ डिफरेंट रीजन. आप क्या कर सकते हो, लाइब्रेरी में जाके भी आप बुक्स देख सकते हो जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. Try and include many plants, animal and object big and small in each of the column in this table. अब आप क्या करोगे, आप कई सारे प्लांट्स को, एनिमल को, चाहे छोटे हों बड़े हों, इन सबको इस टेबल, इस कॉलम में आप डालने की कोशिश करोगे. ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं, विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट, यानी कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो हमें मिलेंगे चाहे वो प्लांट ना भी हो और एनिमल ना भी हो. परहैप्स पार्ट ऑफ प्लांट्स, जैसे कि अगर वो एनिमल नहीं है, वो प्लांट नहीं है, तो कौन सी चीज़ें बची, ड्राइड लीव्स. सो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, सॉइल, पेबल्स यानी कि छोटे छोटे कंकड़, आपको ये सब चीज़ें मिल सकती हैं. वाटर इन द ओशियन, यानी कि जो पानी ओशन में है उसमें कुछ सॉल्ट्स हो सकते हैं जो उसके अंदर मिक्स हो. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 5 में डिस्कस कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो चैप्टर भी मिल जाएगा. एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स टू टेबल 9.1. आप आगे आगे जाइए, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे जो भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है आप ऐड करते जाइएगा. ठीक है, विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रेवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस. हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में जो भी जगह हम जाएंगे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम डाल सकते हैं. Now habitat and adaptation. What do you find from the plants and animal listed in activity 1? आपने जो भी plants और animal की लिस्ट बनाई थी आपको क्या पता चला. Did you find a large variety in them? क्या आपको उनके अंदर variety मिली. Look at what you have entered in the column for the desert and the column for the sea in table 9.1. आपको ये देखना है कि आपने कौन सी चीज़ किस कॉलम में डाली थी. डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज टू कॉलम्स. क्या आपने बहुत ही अलग चीज़ें डाली थी दोनों कॉलम में, यानी कि एक कॉलम जो डेजर्ट का था और जो सी का था उसमें जो चीज़ें थी वो अलग थी. व्हाट आर द सराउंडिंग लाइक, जो आसपास की सराउंडिंग है वो कैसी होती है दोनों रीजन में, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. जैसे अब सी की बात करते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो उनके आसपास क्या होता है, सॉल्टी वाटर, क्योंकि जो सी का पानी, समुद्र का पानी होता है ना, नमकीन होता है, बहुत ही सॉल्टी होता है, तो वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल हैं उनके आसपास भी क्या है, सॉल्टी वाटर है. तो इसलिए क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्योंकि अगर वो प्लांट्स पानी में रहते हैं तो वो एयर यूज करते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो रखी होती है. देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. सेम जस्ट अपोजिट चीज़ हो गई, जैसे वहाँ पे पानी की बात हो रही है जो बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे, सी पे. सेम उल्टी चीज़ क्या है, यहाँ पे है डेजर्ट में कि पानी बिल्कुल नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम और बहुत ठंडा हो जाता है रात को डेजर्ट. ठीक है, जो एनिमल और प्लांट्स होते हैं डेजर्ट के वो कहाँ पे रहते हैं, डेजर्ट सॉइल में, और वो हवा लेते हैं अपने आसपास से. डेजर्ट सॉइल बहुत अलग होती है उस सॉइल से जो बीच पे मिलती है. ठीक है, बीच मतलब सी के पास वाला एरिया. द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन दीज टू रीजन्स. यानी ये दोनों बहुत ही अलग जगह हैं, जो सी है या डेजर्ट है उनकी सराउंडिंग बहुत अलग होती है और हमें वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल मिलते हैं दोनों रीजन्स में. ठीक है, लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी. अब दो तरह के डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म लेंगे, एक हम कैमल लेंगे जो हमें मिलता है डेजर्ट में, एक फिश लेंगे जो हमें सी में मिलती है. जो बॉडी स्ट्रक्चर का है कैमल का, वो उसको हेल्प करता है डेजर्ट की कंडीशन में सरवाइव करने के लिए. देखो आगे बढ़ेंगे कैसे. कैमल के बहुत ही लंबे पैर होते हैं जो उनको हेल्प करता है उनकी बॉडी दूर रखने में, कहाँ से, सैंड से. देखना कैमल काफ़ी ऊंचा होता है तो इसकी वजह से जो गर्मी निकलती है सैंड से वो उन तक नहीं पहुँचती. ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे एक बार देख लीजिए, यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है, यहाँ पे पैर बहुत ऊपर तक हैं तो उनको हेल्प मिलती है. दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि जो भी वो वेस्ट निकालते हैं, यूरिन निकालते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में निकालते हैं. डंग, जो भी वेस्ट होता है उनका वो बहुत ड्राई होता है और ऊपर से उनको स्वेटिंग भी नहीं होती. ये सब चीज़ें क्यों आपको लगता है होती होंगी, मैं आपको 5 सेकेंड दे रही हूँ सोचने के लिए.
ये सब चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि वो पानी अपनी बॉडी से रिमूव ना करे, ठीक है। उनकी बॉडी में जो पानी है वो उनकी बॉडी में रहे। जैसे कि हमें गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी के अंदर का जो पानी है वो क्या हो जाता है, स्वेटिंग की फॉर्म में बाहर आता है, तो वो स्वेट नहीं करते क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पानी की कमी है। अगर वो स्वेट कर देंगे तो पानी तो बचेगा ही नहीं बॉडी में। सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, क्योंकि पानी अगर उनको नहीं मिल रहा है तो वो भी वो सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि पानी उनकी बॉडी से नहीं निकल रहा है। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। अभी हमने कैमल की बात कर ली, अब हम बात करेंगे फिश के बारे में। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3, कुछ दिखाई गई हैं फिगर 9.3 में। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फिश बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप, यानी कि उनकी शेप में एक चीज़ कॉमन है। ऑल द वंस शोन हेयर हैव स्ट्रीमलाइन शेप दैट वाज डिस्कस्ड इन चैप्टर 8, हमने ये डिस्कस भी किया था कि इन सब की स्ट्रीमलाइन शेप होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये वाली शेप उनको पानी के अंदर मूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। अगर ये शेप ना हो, सोचो फिश स्क्वायर शेप में हो तो दे वोंट बी एबल टू मूव इन द वाटर। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी, फिश के ऊपर क्या होते हैं, कुछ स्लिपरी से स्केल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे उनके ऊपर स्केल टाइप ऑफ स्केल, नॉट योर जो जिससे आप रूलर्स खींचते हो, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं स्केल टाइप ऑफ। ये जो स्केल होते हैं ये फिश को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको पानी के अंदर मूवमेंट करने में भी हेल्प करते हैं। We discussed in chapter 8 that fish have flat fins, उनके पास फिन्स होती है और टेल्स होती हैं, पीछे देखेंगे तो, जो उनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है और उनकी बॉडी को बैलेंस करने में। अगर हम बात कर रहे हैं बर्ड की, खुद की, ह्यूमन बीइंग की, हमारे हाथ पाँव भी हमें बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। सेम वे में जो फिश के फिन्स हैं या टेल्स हैं वो उनकी बॉडी को डायरेक्शन देने में, दूसरी चीज़ बैलेंस करने में हेल्प करती है। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं फिश के अंदर, ठीक है। हमारे अंदर लंग्स हैं, गिल्स होते हैं फिश के अंदर जो उनको ऑक्सीजन यूज़ करने में हेल्प करते हैं जो पानी में डिसॉल्व्ड है। हम लोगों का तरीका अलग है। जैसे कि अगर अपनी बात करें हम ह्यूमन बींग्स की, तो हम लोग डायरेक्टली लंग्स, हमारी ऑक्सीजन पहुँच जाती है एयर में से, ठीक है। लेकिन फिश के साथ क्या है, उन्हें वो ऑक्सीजन यूज़ करनी है जो पानी के अंदर है, तो वहाँ पर उनको गिल्स हेल्प करते हैं। We see that the feature of a fish help to it to live inside water and the feature of a camel help it to survive in a desert। ये important point है कि दोनों जगह पे जो फीचर है फिश का और जो फीचर है कैमल का, वो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। We have taken only 2 examples from a wide variety of animals and plants that live on the earth। यानी हमने बहुत ही अलग तरह के हैबिटेट, यानी जो आसपास उनके एरिया है, जो जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, बहुत ही अलग तरह के एनिमल्स को कंपेयर किया, देखा कि कितने उनके अंदर डिफरेंस है। इन ऑल दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर दैट हेल्प देम लिव इन सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। कुछ उनकी बॉडी में ऐसे फीचर्स हैं जो उनको ज़िंदा रहने में हेल्प करते हैं जहाँ भी वो रह रहे हैं। जैसे कैमल है, कैमल अगर स्वेट करने लगेगा तो उसका पानी बचेगा नहीं, तो वो जो फीचर है स्वेट ना करना, उसको वहाँ पे सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है। सेम वे में अगर मैं बोलूँ फिश है, ठीक है, फिश के स्केल्स की बात, टेल की बात, वो उसको पानी में सर्वाइव करने में हेल्प कर रही है। तो ये फीचर्स उनको ज़िंदा रहने में हेल्प करते हैं उनकी सराउंडिंग के कंपैरिजन में। The presence of specific feature or certain habit which enables an organism to live naturally in a place is called adaptation। देखो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट करूँगी। जो स्पेसिफिक फीचर का होना या कुछ ऐसी हैबिट्स होना किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो जिंदा रहने में हेल्प करे उसके सराउंडिंग में, वी कॉल इट एडप्टेशन, ठीक है। इस एडप्टेशन को मार्क कर लो, बहुत अच्छे से समझ लो, बार बार आता है। ऐसे फीचर्स या ऐसी हैबिट जो किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने में हेल्प करे, हम उसको एडप्टेशन बोलते हैं। एडप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। अब एडप्टेशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है, उसका फ़र्क पड़ता है कि वो कहाँ पे रह रहे हैं। अब ये तो नहीं है ना कि अगर फिश के अंदर बहुत, जैसे अगर आप देखो कैमल का हम्प होता है, वो क्या करता है, पानी स्टोर करने में हेल्प करता है। तो फिश को उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जहाँ पे रह रहा है, फिश ऑलरेडी पानी में है, तो उसको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो रहते हैं अकॉर्डिंग टू द, जो भी इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं उनकी एडेप्टेशन वैसी होती है। That is why a fish cannot live out of the water and camel cannot live in the sea। इसीलिए फिश पानी के बाहर नहीं रह सकती और जो कैमल है वो सी के अंदर नहीं रह सकता, ठीक है।
द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कहीं भी कोई भी जगह जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। व्हाट वी कॉल इट? हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि जहाँ पे कोई रहे। तो हमारा हैबिटेट हमारे आसपास की सराउंडिंग है। अब हैबिटेट का फंक्शन क्या होता है? हैबिटेट प्रोवाइड करता है फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को खाना, पानी, हवा, रहने की जगह देता है। कई तरह के प्लांट्स और एनिमल हैं जो सेम हैबिटेट में रहते हैं। अगर एक डॉगी भी रह रहा है ह्यूमन बीइंग के साथ, तो वो क्या है, उसका हैबिटेट भी सेम है, हमारा हैबिटेट भी सेम है। द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड। अब देखो बहुत ध्यान से आपको ये समझना है, वो प्लांट और एनिमल जो कहाँ पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स। पानी की बात नहीं हो रही, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, तो ये जितने भी रीजन जगह हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब कहाँ पे आ जाते हैं, लैंड पे आते हैं। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर। ये ध्यान रखना है, जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं, उस इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पानी है, उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, लेक्स, रिवर एंड ओशन आर सच सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इन जगह पे रहेगा, हम उसका जो हैबिटेट बोलेंगे वो एक्वेटिक बोलेंगे। एक्वा पार्क आपने सुना होगा, एक्वा पार्क हम बोलते हैं ना, घूमने जाते हैं या कहीं भी, तो वो जगह क्या होती है, पानी वाली राइड्स होती है वहाँ पे, तो वैसे आप याद कर सकते हो। देयर आर लार्ज वेरिएशन अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। देखो एक बात और समझने वाली है, अगर मैंने टेरेस्ट्रियल के अंदर बोल दिया ये सारे आ रहे हैं, मतलब ये नहीं ये सारे सेम है, नहीं, ये उस कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी डिफरेंट हैं और ये अलग अलग जगह। अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे फॉरेस्ट, डेजर्ट, कोस्टल, माउंटेन्स, सारे टाइप के आपको मतलब हैबिटेट मिल जाएंगे। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जो एक हैबिटेट में रह रहा है, वो उसका बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, बायोटिक मतलब जिंदा। Now, non-living things such as rock, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic component. जब कोई नॉन लिविंग थिंग रह रही है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं एबायोटिक। फिर से देखो, बायोटिक मतलब एनिमल्स या प्लांट, और नॉन लिविंग थिंग के अंदर यानी रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ये सब आ जाते हैं एबायोटिक। तो सनलाइट क्या हुआ, सनलाइट एंड हीट भी क्या हुआ, एबायोटिक, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। We know that some plants grow from seed. Let us look at some abiotic factor and their effect on seed as they grow into young plants. हमें पता है कि कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं सीड में से। अब हमें क्या देखना है, कुछ एबायोटिक फैक्टर्स एंड उसके अफेक्ट क्या हो सकते हैं सीड पे। मतलब अगर मैं बात करूँ एबायोटिक फैक्टर जैसे कि सनलाइट, एयर, हीट, टेम्परेचर, तो इसका क्या असर होगा एक लिविंग थिंग, एक सीड के ऊपर। ठीक है, नाउ वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग एंड चना। हमने चैप्टर 1 में एक एक्टिविटी की थी जिसमें स्प्राउट्स कराए थे, उनको उगाया था। ठीक है, हल्का हल्का सा। व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड। जब कोई स्प्राउट, जैसे आप घर में देखना, उपजना कहते हैं हम उसको, जब कोई चीज़ जर्मिनेट हो जाती है, यानी कि उसके अंदर से स्प्राउट आ जाता है, स्प्राउट हो जाते हैं, वो उसको हम जर्मिनेट बोल देते हैं। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। और वहाँ पे हम बोलते हैं नया प्लांट की बिगनिंग हुई है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड। मूंग के सीड्स लीजिए, 2-3 सीड्स को अलग रखिए, ठीक है, गीला करके, और वाटर में रखिए 1 दिन के लिए। उसके बाद जो सोक्ड सीड है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, इनटू 4 पार्ट। एक पार्ट को आप पानी के अंदर छोड़ दीजिए 3-4 दिन के लिए। ठीक है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ड्राई सीड एंड 2 सबमर्ज इन वाटर। देखो, एक को आपको क्या करना है, ड्राई सीड रखने हैं, उसको छोड़ देना है। उसके बाद सबमर्ज जो है उनको भी छोड़ देना है। कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड इन सनी रूम। एक को जहाँ पे धूप आ रही है वहाँ रखना है, और दूसरे को कम्प्लीटली डार्क रीजन में रखना है, जैसे कि कबर्ड, जहाँ पे कोई भी लाइट ना आ पाए। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग। देखो बहुत सारे कर दिए, एक को आपने पानी में छोड़ दिया, एक को धूप में रख दिया, एक को कबर्ड अंधेरे में रख दिया, और एक को बहुत ही ठंडी जगह पे रख दिया। ठीक है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर आइस पास रख के आपने उसको रख दिया। रिंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे। अब आप उसको साफ करोगे और पानी को रिप्लेस करोगे। क्या नोटिस किया आपने, क्या चीज़ आपको लगी, इस समय वो क्वेश्चन पूछे हैं। डू यू रियलाइज दैट एबायोटिक फैक्टर, ये वाला मैं मार्क कर देती हूँ ताकि आप पढ़ो तो आपको आसानी रहे। ये जो एबायोटिक फैक्टर हैं जैसे कि एयर, वाटर, लाइट एंड हीट, ये इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। यानी कि जो भी डार्क में रखा था, जिसको सनलाइट नहीं मिली थी, वो ग्रो नहीं करेगा। नॉर्मल चीज़ है कि अगर उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, और बहुत सारी चीज़ें
हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉपर हीट नहीं मिलेगी, उसको एयर नहीं मिलेगी तो ग्रो नहीं करती ये चीज़ें। तो इसने बोला है कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। ऐसा नहीं है कि अकेले सिर्फ बायोटिक फैक्टर कुछ कर सकते हैं, बायोटिक फैक्टर जैसे कि प्लांट और एनिमल दे आर डिपेंडेंट ऑन एबायोटिक फैक्टर फॉर देयर सर्वाइवल। एबायोटिक फैक्टर आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सबके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स, कि जो जीव जंतु होते हैं ठंड में भी रह पाते हैं और हॉट क्लाइमेट्स में भी रह पाते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि वो सर्दी में भी रह पा रहे हैं, गर्मी में भी रह पा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो पा रहा है? एडप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। यानी कि एडप्टेशन, अपने आप को एडप्ट करना, अपने आसपास को देख के अपने आप को चेंज करना, अपने आप की बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस लाना, उसको हम बोलते हैं एडप्टेशन, और वो हमें क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद है adaptation does not take place in a short time because the abiotic factor of a region also change very slowly। देखो बहुत ध्यान से समझनी है ये बात कि जो एडप्टेशन है वो क्या करता है, थोड़े से ही टाइम में नहीं होता है, क्योंकि एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं ना वो धीरे धीरे चेंज होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आज एकदम ठंड है यहाँ पे तो कल एकदम गर्मी हो जाएगी, अलग होता है। लाइक अगर ठंड है तो धीरे धीरे ठंड कम होगी और गर्मी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये चेंज धीरे है, स्लो होता है। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई। अब एक और चीज़ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अडेप्ट नहीं कर पाता उसके साथ क्या होगा, वो डाई हो जाएगा, लाइक वो मर जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वेज। ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से अडॉप्ट करते हैं। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट हैबिटेट। इसकी वजह से ही क्या होता है, अलग अलग हैबिटेट में आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स, अंडरस्टूड द एबायोटिक फैक्टर एंड द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन दीज हैबिटेट। तो ये था आपका पार्ट 1 चैप्टर 9 6th साइंस का, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक इन हैबिटेट चैप्टर का। इसमें हमने पढ़ा हैबिटेट के बारे में, एडेप्टेशन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको 6th साइंस के और चैप्टर्स देखने हैं, 6th हिस्ट्री के और चैप्टर्स देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे है जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे, उनके लिंक मिलेंगे, आप उनको क्लिक कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अदरवाइज़ मेरे चैनल पे जाके आप 2 प्लेलिस्ट होंगी, 6th हिस्ट्री एंड 6th साइंस, वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, एनिमल्स के पार्ट या